हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे शेखावती मिशन 100, जिसके अंतर्गत हम 6 चैप्टर पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम 7 चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जीव जनन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से जो है टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 जो है वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एक लघु उत्तरात्मक और एक दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम शेखावती मिशन 100 के अंतर्गत 7th चैप्टर 10वीं क्लास विज्ञान विषय का हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है लघु उत्तरात्मक में, मनुष्यों में नर एवं मादा युग्मक की परिभाषा लिखिए। तो नर युग्मक क्या होता है? गतिशील जनन कोशिका नर युग्मक कहलाती है। जो गतिशील जनन कोशिका होती है वो नर युग्मक है। और मादा क्या होती है? मादा युग्मक जिस जनन कोशिका में भोजन का संचय होता है, मादा युग्मक भोजन का संचय करके जो रखती है वो मादा युग्मक, और जो गतिशील होती है वो नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि का निकेत किसे कहते हैं? तो समष्टि का निकेत का मतलब क्या होता है? पारितंत्र में समष्टि का निवास स्थान जो होता है वही उसका निकेत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीबा एवं लेशमिनिया में द्विखंडन जनन का चित्र बनाइए। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा एवं लेशमिनिया में द्विखंडन जनन का सिर्फ आपको चित्र बनाना है। तो ये देखिए, अमीबा में द्विखंडन होता है, यानी एक अमीबा 2 टुकड़ों में टूटता है, जिससे नए अमीबा की फॉर्मेशन होती है। और ये है जो है अमीबा में द्विखंडन का चित्र, और ये किसमें है? लेशमिनिया में। लेशमिनिया में स्टूडेंट्स क्या होता है? वर्टिकल डिवीजन होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे, क्योंकि इसके शरीर की संरचना कुछ इस तरह से होती है कि अगर हम हॉरिजॉन्टली इसका डिवीजन करें तो इसके फ्लैजिला ऊपर रह जाएंगे और इसका जो है सही से डिवीजन हो नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होता है? वर्टिकल डिवीजन होता है, एक विशेष सिमेट्री के अकॉर्डिंग इसमें डिवीजन होता है। तो इस तरह का डायग्राम जो है आप बनाओगे किसमें? लेशमिनिया में द्विखंडन। यहाँ पे भी एक लेशमिनिया 2 टुकड़ों में टूटेगा और दोनों से फिर नए लेशमिनिया की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 4, नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम और कार्य की बात करें तो सबसे पहले है वृषण। वृषण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु फॉर्मेशन होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है वृषण के माध्यम से। वृषण जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। उसके बाद बात करें शुक्रवाहिनी की, वृषण से जो है शुक्रवाहिनी जुड़ी होती है। देखिए कुछ इस तरह का जो है डायग्राम है नर जनन तंत्र का। ठीक है, ये वृषण है, यहाँ से शुक्रवाहिनी जुड़ी हुई होती है। शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है? शुक्रवाहिनी के काम होता है जो है शुक्राणुओं को ले जाने का काम, मोचन का कार्य, शुक्राणुओं के मोचन का कार्य शुक्रवाहिनी करती है। उसके बाद बात करें शुक्राशय की, देखिए ये है शुक्राशय, एक ट्रैक बना हुआ है, एक जो थैलीनुमा संरचना है जो इन शुक्राणुओं को इकट्ठा करके रखती है और इनको तरलता प्रदान करती है। तो ये है शुक्राशय। देखिए शुक्राशय का काम क्या है? शुक्राणुओं को तरलता प्रदान करना। और शिशन की बात करें तो शिशन क्या करता है? शुक्राणुओं को मादा युग्मक तक पहुंचाने का काम शिशन के माध्यम से होता है। तो ये जो है नर जनन तंत्र के भाग हैं और उनके कार्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, मादा जनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम में उनके कार्य लिखिए। तो मादा जनन तंत्र की बात करें तो देखिए अंडाशय। अंडाशय का काम क्या होता है? अंडाणु निर्माण। देखिए इस तरह की कुछ संरचना है अंडाशय की, यानी मादा जनन तंत्र की। ये है अंडाशय, जहाँ पे क्या होता है? अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो भी यहाँ से स्रावित होता है। उसके बाद अगला भाग क्या होता है? अंडवाहिनी। ठीक है, ये अंडवाहिनी जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में। अंडवाहिनी का काम क्या होता है? ये अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, अंडाणु को, ये जो अंडाणु जो निषेचित हो जाता है उसके बाद उसको गर्भाशय तक, यहाँ तक ले जाने का काम अंडवाहिनी करती है, फैलोपियन ट्यूब करती है। उसके बाद बात करें गर्भाशय। ठीक है, अगला पार्ट क्या है? गर्भाशय। ये गर्भाशय में क्या होता है? यहाँ भ्रूण का रोपण होता है और उसका विकास भी यहीं पे होता है। और नेक्स्ट पार्ट क्या है? योनि। योनि का काम क्या होता है? जो है शुक्राणु को धारण करना इसका काम होता है। तो इस तरह जो है इसके विभिन्न भागों के और उनके कार्य हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए। तो अभी हमने देखा है ये नर जनन तंत्र का चित्र है, ये विभिन्न भाग है, उसके वृषण है और ये शुक्रवाहिनी नलिका है, ये शुक्राशय है और शुक्राशय से जो है शुक्राणु आते हैं, वहां शिशन के थ्रू जो है योनि मार्ग के थ्रू जो है चले जाते हैं। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्रंथि है, मूत्राशय है। इस तरह का चित्र जो है नर जनन तंत्र का है। और अगले क्वेश्चन में पूछा है मादा जनन तंत्र का चित्र। तो देखिए कुछ इस तरह का चित्र है मादा जनन तंत्र का। 2024 की बोर्ड की परीक्षा में जो है मादा जनन तंत्र का चित्र पूछा गया था, तो आपको इस तरह का डायग्राम वहां पे ड्रॉ करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलस
किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी मिशन 100 का जो क्वेश्चन बैंक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जहां पे स्टूडेंट्स ने अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करी है तो भी वो इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ करके आराम से 80-85 नंबर विज्ञान विषय में ला सकते हैं। हल जरूरी क्या है कि आप इस क्वेश्चन बैंक को सीरियसली पढ़ें, इसमें दिए गए क्वेश्चंस को जो है डीपली समझें और आप इन वीडियोस के माध्यम से डीपली आप उसको समझ सकते हैं। अगला देखिए, कैलस किसे कहते हैं? तो उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं विभाजित होकर छोटा सा जो समूह बनाती हैं उसे समूह को क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? दो के नाम लिखने हैं। तो एक कोशिकीय जीव क्या है? नाम से पता चल रहा है, ऐसा जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से बना हो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं और उसके उदाहरण हम दे सकते हैं अमीबा और पैरामीशियम। ये एक कोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, भ्रूण किसे कहते हैं? तो निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गोल संरचना बनाता है जो कि भ्रूण कहलाता है। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गोल संरचना बना लेता है, वो भ्रूण कहलाता है। अगला है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो नर जनन हार्मोन होता है। शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण ये करता है, नर जनन हार्मोन है, और शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण ये करता है, और नर में यौन अवस्था में जो लक्षण आते हैं उनका नियंत्रण भी कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन तकनीक क्या है? एक उपयोग लिखिए। तो उत्तक संवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें पादपों के कायिक भाग से कृत्रिम तकनीक द्वारा प्रयोगशाला में नया पादप बनाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? सजावटी पौधों के संवर्धन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन किसे कहते हैं? द्विखंडन का मतलब होता है, द्वि से पता चल रहा है दो और खंडन मतलब टुकड़े, जहां पे एक जीव दो टुकड़ों में बट जाए और उन टुकड़ों से जो है नए जीव का निर्माण हो जाए उसे हम द्विखंडन कहते हैं। उदाहरण है अमीबा और लेशमीनिया। अभी हमने डायग्राम के थ्रू समझा था अमीबा और लेशमीनिया में किस तरह से द्विखंडन के माध्यम से क्या होता है, जो है उनके अंदर जनन की प्रक्रिया होती है। अगला है, प्लेन एरिया में पुनर्भवन द्वारा जनन कैसे होता है? तो देखिए, प्लेनेरिया का एक करैक्टर होता है, एक गुण होता है, उसका कोई भी पार्ट शरीर से टूट जाए तो वो क्या बन जाता है? नया जो है प्लेनेरिया बन जाता है। तो प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों में को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। कोई भी शरीर का टुकड़ा अगर उसको टुकड़ों में बांट देंगे तो हर एक टुकड़े से नया जीव बन जाए, इसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं। ये विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। नेक्स्ट देखिए, प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन पुनर्जनन का चित्र। तो ये देखिए, एक प्लेन एरिया है, इसको 3 टुकड़ों में काट दिया है और हर एक टुकड़े से ही अलग अलग प्लेन एरिया का विकास हो गया है। तो इस तरह का डायग्राम जो है आप प्लेन एरिया के पुनरुद्भवन या पुनर्जनन में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा है, हाइड्रा में मुकुलन का सचित्र वर्णन करना है। हाइड्रा में मुकुलन को सचित्र समझाइए। तो देखिए, हाइड्रा में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो मुकुलन के द्वारा होती है, जो एक अलैंगिक जनन का हिस्सा है। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रा में ये मुकुल निकल जाते हैं, बड निकल जाते हैं। ये देखिए हाइड्रा है, यहाँ पे एक छोटी सी बड निकल गई है। ये बड धीरे धीरे बड़ी होती है, बड मतलब इसको इंग्लिश में बड कहते हैं, हिंदी में इसको मुकुल कहते हैं। ये मुकुल निकल गई और धीरे धीरे बड़ी होती है, फिर ये यहाँ से अलग हो जाती है और अलग हो जाती है, तो इस मुकुल से ही नए जो हाइड्रा का निर्माण होता है, ये प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन के लाभ बताइए। तो या फिर इसमें दूसरा पूछा है कि कुछ पौधों के उगाने में कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? पौधों में पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन से क्या होगा भाई, ज्यादा समय नहीं लगेगा, पुष्प और फल जो है कम समय में लग जाएंगे। और यह विधि केला, संतरा, गुलाब जैसे पौधों को उगाने में उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं बनते हैं उनमें ये विधि बहुत ज्यादा उपयोगी है। इस विधि से उत्पन्न पौधे आनुवांशिक रूप से अपने जनक पौधे के समान ही होते हैं, मतलब विभिन्नता इसमें बहुत कम होती है, जैसा जनक पौधा था वैसा ही जो है उसका बच्चा पौधा बन जाता है। नेक्स्ट है, राइजोपस कवक में जनन कैसे होता है? तो राइजोपस जो कवक है उसमें विशेष गोल संरचनाएं जिनको हम बीजाणुधानी कहते हैं, बीजाणुधानी होती है। इन बीजाणुधानियों में बीजाणु पाए जाते हैं और ये बीजाणु वृद्धि करके नए राइजोपस का निर्माण कर लेते हैं। यह बीजाणु समासंग है। अगला प्रश्न है, राइजोपस में बीजाणु समासंग का चित्र बनाइए। तो इस तरह का चित्र जो है ये राइजोपस है और यहाँ पे ये जो गोल गोल संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं इनको हम बीजाणुधानी कहते हैं। इन बीजाणुधानियों के अंदर बीजाणु होते हैं और ये बीजाणुधानी जब फटती है तो बीजाणु बाहर निकल जाते हैं, जगह जगह चिपक जाते हैं, और जब अनुकूल वातावरण उनको मिलता है तो उस अनुकूल वातावरण में वो नए राइजोपस का निर्माण करती हैं। ये बीजाणु में समासंग का चित्र है। अगला देखिए, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं?
तो नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे क्या हो रहा है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ऐसे विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या, जनन कोशिकाओं में होने वाले विभाजन जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है उसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। महत्व क्या है, नर और मादा युग्मकों के निर्माण में। नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, वहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। मान लो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो क्या होता, जो बच्चे बनते उन बच्चों के अंदर क्या होता, जो है गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती। अब यहाँ पे आधा है तो आधे जो पिता से मिल रहा है, आधा माता से मिल रहा है, और जो बच्ची कोशिका होगी, जो मतलब बच्चा जिससे बनेगा, उसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान ही रहेगी। आगे है एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो एक जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक जनानंग उपस्थित हो तो एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी नाम से पता चल रहा है एक ही जनानंग उसके अंदर उपस्थित है तो उसे हम एक लिंगी पुष्प कहेंगे। जैसे पपीता है, तरबूज है, ये एक लिंगी पुष्प होते हैं। या तो नर होगा या मादा होगा, दोनों ही लिंग इसमें नहीं पाए जाते हैं। दोनों लिंग हो तो उसे हम उभय लिंगी पुष्प कहेंगे। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, पपीता और तरबूज। अगला प्रश्न है उभय लिंगी पुष्प किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसा पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही, यानी दोनों जनानांग जब एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं तो उसे हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण है सरसों और गुड़हल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। तो स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है। स्व का मतलब खुद, पर का मतलब दूसरे के माध्यम से। तो जब परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, ठीक है, परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो स्वपरागण। और जब परागकणों का स्थानांतरण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे हम परपरागण, नाम से ही पता चल रहा है। जो है साइंस में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, उन वर्ड्स के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ होता है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो है अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, अंकुरण किसे कहते हैं। तो अंकुरण का मतलब क्या होता है, बीज में जो भ्रूण उपस्थित होता है ना, जब उसको उपयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं तो वो नवोद्भिद में परिवर्तित हो जाता है, ऋषि को हम अंकुरण कहते हैं। यानी बीज का उगना जो होता है वो अंकुरण कहलाता है। यानी बीज के अंदर जो भ्रूण होता है उसका नवोद्भिद में चेंज होना, नवोद्भिद में विकसित होना अंकुरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इस तरह से ये जो है वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है। इस वर्तिकाग्र पर परागकण जो है यहाँ पे आकर के चिपक गए हैं और फिर इस तरह का डायग्राम जो है आप बनाएंगे। ये नर युग्मक है, ये परागनली है और ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिकाग्र जो है परागकण यहाँ पे इस वर्तिकाग्र के साथ चिपक जाते हैं। इस तरह का चित्र आप बनाओगे। ये अंडाशय है और ये मादा युग्मक है। अगला है यौनारंभ किसे कहते हैं। तो यौनारंभ का मतलब क्या होता है, किशोर अवस्था में जीवों में जनानंग परिपक्व जो हो जाते हैं, परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, इस अवधि को ही यौनारंभ कहते हैं। यौवन का आरंभ होना यानी जनानंगों का परिपक्व होना की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसी को यौनारंभ कहते हैं। नेक्स्ट है नर जनन तंत्र किसे कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण किस अंग में होता है। तो शुक्राणु उत्पादन करने वाले अंग एवं शुक्राणुओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं, ठीक है। उदाहरण है दिया है, शुक्राणु निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, वृषण के अंदर होता है। नेक्स्ट है वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं। तो उसका कारण क्या है, शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, ठीक है, शरीर के ताप से कम होता है, इसलिए वो वृषण कोश के अंदर छुपे हुए रहते हैं ताकि उनको जो अनुकूलित ताप है जो उनके लिए आवश्यक होता है वो उनको मिल सके। तो यहाँ पे जो है जितने भी अपने लघु उत्तरात्मक प्रश्न थे वो सब कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर से जो भी लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन संभावित थे परीक्षा में आने के लिए उन सबको हमने डिस्कस किया। एक और वीडियो लेकर के मैं आऊंगी जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक, क्योंकि इस चैप्टर से एक दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन भी आने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन की। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए।